पुत्रों का विवाह। कुछ वर्षों बाद महाराज चित्रगुप्त अपने महल के सभागार भवन में अपने सिंहासन पर बैठे हाथ में कलम और लेखन पत्र लिए कुछ लिख रहे हैं। दोनों रानियां आकर महाराज चित्रगुप्त के पास रखे सिंहासन पर बैठ जाती हैं। महाराज चित्रगुप्त दोनों रानियों को आया देखकर अपनी कलम और लेखन पत्र एक ओर रख देते हैं। आज आप दोनों सभागार भवन में एक साथ? महाराज चित्रगुप्त बोले। रानी सुदक्षिणा, महाराज, हमारे पुत्र अब बड़े हो गए हैं। रानी इरावती, हाँ महाराज, इसलिए हम उनके विवाह की चर्चा करने आपके पास आए हैं। महाराज चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, अचानक आज पुत्रों के विवाह का विचार कैसे आया? मां आदिशक्ति ने जरूर कुछ दैवी योजना के तहत ही विचार उत्पन्न किया होगा। दोनों रानियां महाराज चित्रगुप्त की अपनी इष्ट मां आदिशक्ति के प्रत्येक क्षण के निर्णय पर विश्वास को सुनकर चित्रगुप्त जी की ओर आश्चर्य से देखती हैं। इतने में महाराज चित्रगुप्त, नागवंश के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल महल के सभागार भवन में आकर चित्रगुप्त जी को सूचना देता है। महाराज चित्रगुप्त, उन्हें आदर सहित ले आओ। द्वारपाल नागवंश के राजा को लेने चला जाता है। महाराज चित्रगुप्त, रानी सुदक्षिणा, रानी इरावती, नागवंश के राजा बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा हैं। देवलोक में भी इनके राज्य की चर्चाएं होती हैं। रानी इरावती, जो स्वयं नागवंशी क्षत्रिय थी, नागवंश की प्रशंसा सुनकर गर्व महसूस करती हैं। सामने से लंबी कदकाठी और चौड़ी छाती के नागवंशी राजा आते हुए दिखाई देते हैं। महाराज चित्रगुप्त अतिथि सत्कार के लिए अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। नागवंशी राजा दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज चित्रगुप्त। महाराज चित्रगुप्त अभिवादन के प्रत्युत्तर में बोले, आइए राजन, चित्रगुप्त महल में आपका स्वागत है। महाराज चित्रगुप्त नागवंशी राजा को पास रखे सिंहासन पर बैठाते हैं, फिर स्वयं बैठ जाते हैं। दोनों रानियां चित्रगुप्त जी के सिंहासन के पास खड़ी हो जाती हैं। उत्तम आतिथ्य पूरा होने के बाद नागवंशी राजा, महाराज चित्रगुप्त, मेरा कुल नागवंशी है। मैं 12 नागवंशी अति सुंदर, गुणवान और सुशील कन्याओं के विवाह के लिए उत्तम वरों की खोज हेतु निकला हूं। भगवान शिव की आराधना के उपरांत मुझे ज्ञात हुआ कि आपके गुणवान और सुयोग्य 12 पुत्र हैं। शायद प्रभु शिव की यह लीला होगी कि ऐसा संयोग मिला आया है। आपका क्या विचार है? महाराज चित्रगुप्त अपनी दोनों रानियों की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। नागवंशी राजा, क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं? महाराज चित्रगुप्त बोले, अभी हमारी दोनों रानियों ने अपने पुत्रों के विवाह की बात की ही थी। तभी मैंने इनसे कहा था कि मां आदिशक्ति की किसी दैवी लीला के चलते आप लोगों के मन में यह विचार आया होगा, और अभी आप भी वही प्रस्ताव लेकर आए हुए हैं। सच में मां आदिशक्ति की लीला अपरंपार है। नागवंशी राजा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। सच है, जय हो महादेव शिव की। महाराज चित्रगुप्त अपनी दोनों रानियों सहित अपनी इष्ट मां आदिशक्ति के नमन हेतु दोनों हाथ जोड़ देते हैं। यहाँ नागवंशी राजा भी अपने इष्ट भगवान शिव के नमन हेतु दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों रानियां बोली, राजन, हमें हमारी पुत्र वधुओं के नाम जानने की इच्छा है। उन सभी कन्याओं के नाम क्या हैं?
नागवंशी राजा बोले। उनके नाम हैं नर्मदा, भद्रकालिनी, गंडली, रामकला, पद्मिनी, कोकिला स्वान, रंभा, पंकजाक्षी, तेजभामिनी, भुजगाक्षी, मालिनी और मंजुभाषिनी। सभी कन्याएं सुंदर, सुशील और गुणवती हैं। आप लोग हमारे राज्य पधारने की कृपा करें और कन्याओं से भी मिल लें। नागवंशी कन्याओं के नाम सुनकर महाराज चित्रगुप्त और दोनों रानियों के चेहरे प्रसन्नता से दमक उठते हैं। नागवंशी राजा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपके द्वारा सूचित की जाने वाली तिथि पर हम सभी आप लोगों का स्वागत करने इच्छुक रहेंगे। नागवंशी राजा सिंहासन से उठ जाते हैं। महाराज चित्रगुप्त भी उनके अभिवादन में अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं। निर्धारित तिथि को महाराज चित्रगुप्त अपनी रानियों एवं पुत्रों के साथ नागवंशी राजा के राज्य में पहुंचते हैं, जहां उनका आदर सत्कार किया जाता है। कन्याओं से भेंट करने के उपरांत 1 माह बाद का विवाह मुहूर्त निश्चित किया जाता है। सभी संबंधियों, राजाओं, देवताओं, दानवों, ऋषियों को आमंत्रण भेजा गया। आखिर विवाह का वह शुभ दिन आ जाता है। विवाह के शुभ दिन अतिथिगण बारात प्रस्थान के समय पहुंच रहे हैं। महाराज चित्रगुप्त सभी अतिथियों के स्वागत में अपनी रानियों के साथ उपस्थित हैं। मुहूर्त देखकर बारात प्रस्थान कराई जाती है। यात्रा पूरी करने पर बारात नागवंशी राजा की नगरी में पहुंचती है। अद्भुत साज सज्जा से पूरी नगरी सुसज्जित है। नगर का कोई घर शेष नहीं है जहां पर साज सज्जा ना हो। संपूर्ण नगर के मार्ग में बारातियों के स्वागत के लिए फूलों को बिछा दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर के घरों की छतों से बारातियों पर पुष्प एवं सुगंध वर्षा की जा रही है। ऐसे अप्रतिम स्वागत से बाराती गदगद हो रहे हैं। सामने विशालकाय महल का विशाल द्वार दिखाई दे रहा है। स्वर्ण द्वार पर भगवान शिव एवं उसके नीचे नागराज का चित्र कोरेदा गया है, जिससे इस द्वार की शोभा और बढ़ गई है। बारात द्वार में प्रवेश करती है। महल की गुम्बकों को स्वर्ण से मढ़ दिया गया है, जिससे उनकी आभा स्वर्णमयी हो गई है। महल कई मंजिलों में निर्मित है। द्वितीय मंजिल से सेविकाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। ऊपरी मंजिल से कन्याओं की सखियां और माताएं बारात को निहार रही हैं। सुंदर वरों को देखकर कुछ सखियां कन्याओं के पास जाकर उनके वरों के रूप की प्रशंसा करने में व्यस्त हैं। महल के प्रवेश द्वार पर बारात के स्वागत के लिए स्वयं नागवंशी राजा अपने संबंधियों के साथ उपस्थित हैं। बारात के स्वागत के उपरांत बारात को विवाह मंडप स्थल की ओर ले जाया जा रहा है। विवाह मंडप स्थल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंदर 12 छोटे छोटे मंडप बनाए गए हैं। प्रत्येक मंडप में विवाह कार्य कराने में कुशल ऋषिगण बैठे हुए विवाह सामग्री का अंतिम निरीक्षण कर रहे हैं। मधुर संगीत वाद्य यंत्रों से निकल रहा है। विवाह की मधुर बेला आई रे के मंगल गान का गायन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बारात मंडप स्थल पर पहुंचने पर उन्हें यथा स्थान आसन प्रदान किया गया। बहुत से सेवक बारातियों की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज चित्रगुप्त सभी अतिथियों सहित सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। नागवंशी राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ महाराज चित्रगुप्त के पास उपस्थित हैं। राजा बोले, महाराज चित्रगुप्त,
ऋषियों के मतानुसार विवाह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो विवाह प्रारंभ किया जाए। महाराज चित्रगुप्त सहमति देते हैं और सभी पुत्रों को नागवंशी राजा और उनके संबंधियों के साथ विवाह मंडप में जाने का निर्देश देते हैं। महाराज चित्रगुप्त द्वारा ब्रह्मा जी की सहायता से रचित प्रथम लिपि ब्राह्मी से स्वर्ण पत्रों पर 12 अलग अलग मंडप पर वर एवं वधू के नाम अंकित हैं। कुछ ही देर में 12 मंडपों में अंकित नामों के अनुरूप मंडपों में वरों को ले जाया जाता है। मंगलगान एवं संगीत की ध्वनि कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है और जब पुनः प्रारंभ होती है तो वधुओं के मंडप में प्रवेश करने के मंगलगान का रूप ले चुकी होती है। सभी की दृष्टि दूर से ही आती हुई 12 कन्याओं की ओर चली जाती है जो अपनी अपनी सखियों के साथ मंडप की ओर बढ़ रही थी। प्रत्येक वधू के ऊपर पुष्पों एवं रेशमी कपड़ों से निर्मित चांदनी से छाया की गई थी जिसे सेविकाओं के द्वारा ऊंचा उठाया गया था। जैसे जैसे वधुएं मंडप की ओर बढ़ रही थीं, वैसे वैसे मंगलगान भी अपने अंतिम शिखर की ओर बढ़ रहा था। मध्यम सप्तक के स्वरों से मंगलगान तार सप्तक के स्वरों में प्रवेश कर चुका था। मृदंग पर वादक की अंगुलियों की थिरकन इतनी तेज हो चुकी थी कि उन पर नजर टिकाना मुश्किल था। सभी कन्याओं को अपने अपने निर्धारित मंडप की ओर ले जाया जा रहा था। लंबे आलाप और मृदंग की तेज थाप के बाद वधुओं के मंडप तक पहुंचने के समारोह के लिए बनाया गया मंगलगान पूरा होता है। सभी वधुएं अपने अपने वर के पास मंडप में पहुंच चुकी थीं। वर और वधु अपने सुंदर एवं गुणवान जीवन साथी को पाकर प्रफुल्लित थे। ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिया था। मंत्रोच्चारण से पूरा मंडप स्थल गूंज रहा था। जयमाल प्रारंभ होता है। जयमाल के उपरांत वर एवं वधु विवाह के पूजन स्थल पर बैठ जाते हैं। तदोपरांत पूर्ण विधि विधान से संपूर्ण विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। महाराज चित्रगुप्त जी बैठे हुए पुराने विचारों में खो जाते हैं जब उनके लिए ब्रह्मा जी ने महल बनवाया था जिसमें सभागार भवन, उनका स्वयं का भवन, 2 रानियों के महल के साथ साथ 12 अन्य महल थे। इतने बड़े भवन निर्माण का औचित्य सोचकर एवं ब्रह्मा जी की दूरदर्शिता पर महाराज चित्रगुप्त प्रसन्न हो रहे थे। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। महाराज चित्रगुप्त ने मंद स्वर में स्वयं से कहा और स्वभावतः पुनः उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई।